Okay, very good afternoon everyone. चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं. Those who know it very well, चैप्टर 9 रे ऑप्टिक्स जो है वैसे करते गए. अगर आप देखो ना तो इस चैप्टर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, और या तो 4-5 पार्ट, जो भी आप पार्ट बनाना चाहो. पहला पोर्शन जहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन के बारे में सोचा, जहाँ मिरर के बारे में देखा, मिरर का फॉर्मूला, मिरर के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, वो हमने देखा. उसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ पे रिफ्रैक्शन आता है. उसी रिफ्रैक्शन के साथ आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो पार्ट हमने लिया. और उसी के साथ साथ उसी रिफ्रैक्शन के पार्ट में हमने देखा रिफ्रैक्शन ड्यू टू कर्व्ड सरफेस. अब रिफ्रैक्शन ड्यू टू जो कर्व्ड सरफेस हमें मिलता है, ओके, तो वहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि रिफ्रैक्शन ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, रिफ्रैक्शन ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, उसका जो फॉर्मूला मिला हमें वहीं से मिलता है. दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए लेंस फॉर्मूला. तो लेंस का फॉर्मूला हमें वहीं से मिलता है. हेतवी आप बताएंगे क्या होता है लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला हेतवी. जश, क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1/f equals to 1/v minus 1/u. परफेक्ट. उसमें v जयवर्धन क्या है? v क्या होता है? 1/v minus 1/u is equals to 1/f. उसमें v क्या है? सर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. आर यू श्योर? नहीं सॉरी, इमेज डिस्टेंस. v जो है वो इमेज डिस्टेंस है, u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. बेसिक सी बात है, उसको याद रखिएगा. बंसरी एफ और रेडियस का क्या रिलेशन है? मींस रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का क्या रिलेशन है? बंसरी, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रिलेशन है? वेंसी, नो. केया, R is equal to 2f. R is equals to 2f होता है. ओके. ऋषि, मैग्निफिकेशन का क्या बेसिक फॉर्मूला होता है? HI/HO. मैग्निफिकेशन होता है HI/HO. उसके हिसाब से अगर मैं लेंस को लेकर कोई फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो लेंस को लेकर मैग्निफिकेशन का डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में क्रिश क्या फॉर्मूला बनेगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डिस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या बनेगा? राही, क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा? सॉरी, फिर से. -v/u. आदित्य, माइनस साइन आएगा कि नहीं आएगा? मिरर में माइनस साइन, लेंस में नहीं आएगा. हाँ, मिरर में माइनस साइन आएगा, लेंस में माइनस साइन नहीं आएगा. ठीक है. तो ये जो छोटे छोटे फॉर्मूला है, अगर इस चैप्टर में अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो स्टूडेंट्स को इसी बात को लेकर होता है कहाँ पे माइनस लेना, कहाँ पे माइनस नहीं लेना, कहाँ पे प्लस साइन आएगा. तो साइन को लेकर ही सिर्फ कंफ्यूजन है. सो आई सजेस्ट सो मेनी टाइम्स कि आप एक फॉर्मूला पहले कैसे डिराइव होता है उसको दिमाग में फीड करिए. अगर वो फीड हो जाता है, उसके बाद आपको एक छोटा सा काम यही करना है कि जब भी आप न्यूमेरिकल यूज करते हो तो न्यूमेरिकल के अंदर आपको वो साइन कन्वेंशन फिर से अप्लाई करना है और करना ही है. ओके. तो साइन कन्वेंशन का यूज करना यहाँ पे हमारे लिए कंपलसरी है. साइन कन्वेंशन के लिए खुशी पंचाल आप बताएंगे साइन कन्वेंशन को कैसे यूज करेंगे? अगर मिरर और लेंस के लेफ्ट साइड हो तो पॉजिटिव, अगर राइट साइड हो तो नेगेटिव. अबव पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स नेगेटिव. ओके. आर यू श्योर राइट साइड पॉजिटिव या राइट साइड नेगेटिव? ओरिजिन के कॉन्टेक्स्ट में देखना है आपको. आप पेज में एक ओरिजिन बनाइए और ओरिजिन से राइट साइड कैसा होता है और ओरिजिन से लेफ्ट साइड कैसा होता है वो सोच लीजिए, आपका काम खत्म हो जाएगा. कार्टेशियन सिस्टम, राइट साइड पॉजिटिव, राइट साइड पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड नेगेटिव. चलो, आप में से कौन बताएगा कौन सा ऐसा डिस्टेंस है जो ऑलवेज पॉजिटिव, सॉरी ऑलवेज नेगेटिव ही रहेगा?
Object distance. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव। और ऐसा कौन सा चीज है जो ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा? हाइट Object ऑफ height. ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हाइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट हाइट के बारे में हम श्योरली है और हम उसको कंफर्मली बता सकते हैं, ताकि हमें वो तो हमेरी ओर से लेना है, उसका इमेज जो है वो डिपेंड करता है लेंस है, मिरर है, कौन है, कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट था टाइप ऑफ इमेजेस वाला, जिसका हमें यूज यहाँ पे करना है। आप में से कितने लोगों ने मैग्नीफाइंग लेंस देखा हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड इफ यू सीन दैट। सिंपल माइक्रोस्कोप की मैं बात करने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस पूछ रहा हूं, तो कितने लोगों ने मैग्नीफाइंग लेंस देखा हुआ है? ओके ओके ओके। मैग्नीफाइंग लेंस का बेसिक यूज क्या है? अगर आपने कहीं पे देखा है तो बताइए, क्या है उसका बेसिक यूज? किसी भी चीज को बड़ा बड़ा करके दिखाना। ओके, अब आपने जो मैग्नीफाइंग लेंस यूज किया हुआ है, उससे आपने कौन से ऑब्जेक्ट को ऐसे बड़ा करके देखा हुआ है? ऐसी कौन सी छोटी चीज थी जिसको आपने बड़ा करके देखा? वो गोल्ड की रिंग होती है, उस पे वो 915 ऐसा कुछ लिखा होता है ना, वो मैंने देखा था। ओके फाइन, तो गोल्ड की रिंग है या तो ऐसा कोई ऑर्नामेंट्स है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे राइटिंग, मतलब ऐसे छोटे लेटर्स में है, तो उसको मैग्नीफाई करके देखा। चलो, आप में से कोई ऐसा बताएगा कि अगर मान लो ये मेरा जो पेन है वो मैग्नीफाइंग लेंस है और ये मेरे हाथ को मैं देख रहा हूँ, तो मैं इसको दूर लेता जाऊंगा तो इमेज बड़ा होता जाएगा या छोटा होता जाएगा? सोचकर बताइएगा क्या क्वेश्चन मैंने पूछा। छोटा हो जाएगा जितना दूर लेके जाएंगे स्मॉल उतना। होगा सर। ध्यान से, शांति से। स्मॉल। यहाँ पे मुझे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू जस्ट ऑब्जर्व माई लाइन्स। ओके, मैंने यहाँ पे लेंस रखा है। इफ आई जस्ट टेक इट अवे अवे अवे, मैं जैसे उसको दूर लेता जाऊंगा उसका इमेज छोटा होता जाएगा या बड़ा होता बड़ा जाएगा? होगा। सेम। बड़ा होगा। बड़ा होगा। बड़ा होगा। बड़ा बड़ा। किसी ने कहा छोटा होगा, किसी ने कहा बड़ा। कौन है वो कॉन्फिडेंस के साथ कहेगा कि हाँ यार ऐसा ही होगा एंड आई एम श्योर? यस एनीवन? बड़ा होगा। बड़ा ही होगा हाँ सर। सर 100% मतलब बड़ा ही होगा। हाँ 100% वाला आंसर मुझे चाहिए। कौन है 100%? आदित्य? यस बड़ा होगा। श्योर, पक्का? सर जो लेंस है वो बिटवीन एफ एंड पी ऐसा कह सकते हैं ना, तो एफ एंड पी में इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है और बड़ी होती है। ओके फाइन। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे मैंने लेंस रखा हुआ है और मैं यहाँ से, मतलब मेरे फिंगर जहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वहां से मैं देख रहा हूँ। अब ये लेंस दूर लेता गया बड़ा 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 ही बड़ा बड़ा ही बड़ा एकदम बड़ा 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 होता जाएगा। नो सर, एक डिस्टेंस के बाद ब्लर हो जाएगा। हाँ, अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो इमेज जो आपने कहा बड़ा बड़ा होता, सो दैट इज ए इन्वर्टेड और इरेक्ट? इरेक्ट। डायरेक्ट। Very good. After some certain distance, what will happen? अगर आपने मैग्नीफाइंग लेंस देखा होगा उससे कोई चीज़ों, डेफिनेटली जैसे इसने कहा कि भाई मैंने एक रिंग को देखा था, तो वो एक बार देखकर उसने छोड़ नहीं दिया होगा, उसने दो चार और भी चीज़ें देखी होगी, थोड़ा ऐसे बड़ा छोटा भी किया होगा। सो आई वांट टू जस्ट आस्क कि क्या आपको याद है वो जब भी आपने, ताकि इट्स जस्ट अ नॉर्मल आवर नेचर कि ऐसा बोला कि हमने पहली बार देखा तो हमने ऐसा देख लिया, ओके फाइन, तो हम छोड़ नहीं देते हैं उसको। अलग अलग तरीके से भी हम ट्राई करते हैं कि वो कितना बड़ा दिखता है, कितनी डिस्टेंस तक बड़ा दिखता है। ओके, तो वो मैं पूछ रहा हूँ कि अब दूर 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 लेते गए तो आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस उसका इमेज हमें कैसा देखने को मिलेगा? ब्लर हो जाएगा, वो क्लीन नहीं दिखेगा। ओके, ब्लर हो जाएगा। और उसको भी और आगे आप गए तो ऑपोजिट हो जाएगी। एग्जैक्टली, यानी Invert हो उसका जाएगा। इमेज जो है वो इन्वर्टेड हो जाएगा। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हमारा जो बेसिक पॉइंट है सिंपल माइक्रोस्कोप का, ध्यान से सुनिएगा, तीन मेन क्वेश्चंस है: सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में डिफरेंस किस बात को लेकर है। चलो, आप में से कोई बताएगा टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में किस बात को लेकर डिफरेंस है? सर टेलीस्कोप में सर मतलब फार डिस्टेंस को देखने के लिए होता है। ओके और माइक्रोस्कोप जो बहुत नजदीक की चीज होती है ना उसको देखने के लिए होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे टेलीस्कोप कितने लोगों ने देखा हुआ है? सिंपल माइक्रोस्कोप तो चलो कहा, टेलीस्कोप कितने लोगों ने देखा हुआ है? फिजिकल टेलीस्कोप, सच में वाला। मैंने देखा हुआ है लेकिन बहुत छोटा है।
मतलब मैं बहुत छोटा था। टेलीस्कोप छोटा कि आप छोटे थे तब? मैं छोटा था। ओके ठीक है चलो। टेलीस्कोप जो है उसमें और माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है? तो क्या अभी आपने कहा कि टेलीस्कोप का यूज क्या है, तो कि दूर की चीजों को नजदीक लाकर दिखाता है, माइक्रोस्कोप छोटी चीजों को बड़ी चीज बनाकर दिखाता है। ठीक है, अच्छा सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। Yes, sir. ओके Yes, दैट्स sir. फाइन। ओके अब ध्यान से सुनिएगा, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में सिमिलैरिटीज क्या क्या है? दोनों में दो लेंस है, दैट्स द फर्स्ट सिमिलैरिटी। दोनों में दोनों लेंस कॉन्वेक्स है, दैट इज अ सेकंड सिमिलैरिटी। एंड थर्ड, दोनों में एक लेंस का फोकल लेंथ छोटा होता है और दूसरे का फोकल लेंथ बड़ा होता है। आई रिपीट द सिमिलैरिटीज, दोनों में कॉन्वेक्स लेंस है, दो कॉन्वेक्स लेंस है, ओके दोनों में एक छोटा फोकल लेंथ और एक बड़ा फोकल लेंथ होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये देखना है, द लेंस विच इज नियर टू द आई इट्स कॉल्ड एज आई पीस, एंड विच इज द लेंस नियर टू द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव लेंस। अब दोनों में एक लेंस छोटा एक लेंस बड़ा, तो डेफिनेटली कुछ तो उल्टा पुल्टा होगा, अदरवाइज उसके फंक्शनिंग तो अलग ही है, तो कुछ तो उल्टा पुल्टा होना चाहिए। तो उसको याद रखने के लिए आपको कहाँ से उसको पकड़ने का, सो आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले टेलीस्कोप के बारे में सोचिए कि टेलीस्कोप का पर्पस है दूर की चीज को नजदीक देखना। नंबर एक, दूर की चीज को नजदीक देखना मतलब ये जो लेंस है, जैसे मान लो कि ये मेरा टेलीस्कोप होता तो मैं उसको ऐसे देखता, वैसे आपने वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखा होगा, तो जैक स्पैरो के हाथ में ऐसा वो एक होता है ना, ऐसा एक सिंपल सा समझने के लिए, हाँ ओके, तो ऐसे वो स्टाइल में ऐसे पाइप जैसा निकलता है, तो ऐसे एक सिंपल सा आइडिया है हमारे पास, ओके वैसे यहाँ गूगल से मैं बता सकता हूँ कि दिस इज टेलीस्कोप, तो वो तो फिजिक मतलब एक्चुअल नहीं हुआ, वो तो आप भी कर सकते हो, पर आपने एक्चुअल देखा हो तो ज्यादा पता चल सकता है। उसमें एक बेसिक आइडिया ऐसा है कि यहाँ पे जहाँ से हम देखते हैं उसका लेंस छोटा है और जहाँ ऑब्जेक्ट है वहाँ पे लेंस बड़ा है। तो कैसे याद रखना है पहले मैं उसका ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टेलीस्कोप के लिए आई वांट टू ऑब्जर्व फर्दर डिस्टेंस और फर्दर ऑब्जेक्ट, तो मुझे क्या चाहिए, तो कि जो लेंस ऑब्जेक्ट के नजदीक में है उसका फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए। आई रिपीट, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए, तो अपने आप टेलीस्कोप के अंदर आईपीस का फोकल लेंथ कैसा हो गया? स्मॉलर, ताकि एक छोटा और एक बड़ा है। अब उसका 100% ऑपोजिट हो जाएगा कि टेलीस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कैसा होगा? छोटा। अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ छोटा है तो उसका आईपीस कैसा हो जाएगा? ग्रेटर। हाँ, तो क्या याद रखने का ट्रिक बताया? पहले ध्यान से सुनने का। पहले दो इंस्ट्रूमेंट से, कौन कौन से? ऋषि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है? टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप सर। ओके चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज मैं बता दूं, जो लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोप क्या मोबाइल फोन के थ्रू वीडियो देख रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोग हैं वो मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, मतलब लैपटॉप नहीं है? ओके 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 ओके, ज्यादातर काफी लोग हैं, बराबर, आई थिंक ऑलमोस्ट ओके, few students are studying through the laptop. So my first of all, I think मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, I don't remember, पर आप सबसे पहले एक काम करिए, जो लोग मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं, ओके यहाँ पे मैं सबको दिख रहा हूँ ना? ओके तो देखिए, जो लोग मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि ऋषि आप, ओके तो आपको आपका व्यू भी दिख रहा है, और आपको जैसा आपका व्यू दिख रहा है वैसे व्यू मुझे दिख रहा है। तो अगर आप कर सकते हो तो आप ऐसा काम करिए, ओके देयर इज नो नीड टू होल्ड अ फोन इन योर हैंड, ओके या तो आप कहीं पे ऐसे नीचे रख कर मत पढ़िए। रीजन इज दैट कि मुझे आपका चेहरा दिख रहा है और आपका जो सिर है वो 1 घंटे तक ऐसा नीचे ही रहेगा, तो यहाँ पे डेफिनेटली पेन होगा ही होगा। सो आई सजेस्ट टू एवरीवन कि आप ऐसा करिए, जैसे मैं यहाँ पे दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ,
ओके, जैसे कि ये है, यहाँ पे ऐसा कोई हाइट है, आप ऐसा हो तो बुक रख दीजिए और उसके सामने ऐसे फोन रख देंगे ना, तो फोन को पकड़ना भी नहीं और आप एकदम आमने सामने जो है वो बात कर सकते हो. सो दैट इज अ बेटर थिंग फॉर यू. आप भी मुझे सही दिखोगे और आपको कंटिन्यूसली आपका सिर जो है ना वो नीचे नहीं रखना पड़ेगा. तो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मोबाइल के थ्रू पढ़ रहे हैं. जस्ट आप फ़ोन को सामने एक हाइट पे रख दीजिए. अगर आप टेबल पे नहीं पढ़ रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसे बुक्स का एक डैक बना दीजिए और उसके ऊपर मोबाइल को रख दीजिए, जिससे आपका आई कांटेक्ट है वो सीधा सीधा रहे. आपको उसको बार बार जो है वो हैंडल ना करना पड़े. जो लोग सोफे पे बैठ के पढ़ रहे हैं वो भी एकदम आमने सामने रखिए, ताकि आपका नज़र नीचे जा रहा है तो हो सकता है कि वो एग्जैक्टली आपको पढ़ने में डिस्कम्फर्ट हो देता हो. एंड दैट इज़ वेरी ट्रू कि अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा और बॉडी को डिस्कम्फर्ट भी नहीं होगा. ओके, जस्ट ट्राई टू इमेजिन दैट कि वैसे आपने काफ़ी टाइम बिताया हुआ है ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते, बट सोचिए थोड़ा सा कि आपको वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आ रही है. तो दिस इज़ द वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम कि अगर हम उसको सोते सोते पढ़ेंगे तो ये ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे आप सोते सोते पढ़ सकते हो. सो बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि हो सके उतना आपका एग्जैक्टली सामने वाला व्यू मुझे मिले. ओके, और आपको अगर आपके फ़ोन के अंदर भी आपका सीलिंग दिख रहा है तो उसका मतलब ये है कि आप उसको सही तरीके से अभी पढ़ने की ट्राई नहीं कर पा रहे हैं. आपको आपके कैमरा में आपका सीलिंग नहीं दिखना चाहिए, तो आपका फ़ोन ऐसे है, आपको ऐसे नीचे देखना पड़ेगा, जो सिर दर्द करवाएगा और सिर दर्द की वजह से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. सो बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि आप एकदम सामने रख कर पढ़िए. दूसरी बात, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं उसको कनेक्ट करने का ट्राई करिए, ताकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पे जब भी दो दो चीज़ें आती है ना तो वो हमें कंफ्यूज करती है. अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दो है, तो सबसे पहले दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि टेलीस्कोप का पर्पस दूर की चीज़ को नज़दीक देखना है, माइक्रोस्कोप का पर्पस छोटी चीज़ को बड़ी देखना है. टेलीस्कोप में दूर की चीज़ देखनी है तो वो हमारे लिए हिंट पॉइंट बना. इफ आई वांट टू ऑब्जर्व द फर्दर ऑब्जेक्ट्स आई नीड बिग फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो दिमाग में ऐसा फिट कर देना है. ओके, जहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो. ओके, दो चीजें लिख देने का कि टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप. अब दो चीजें हैं, एक है एफओ, एक है एफई. यहाँ पे भी है एफओ, यहाँ पे भी है एफई. ओ फॉर ऑब्जेक्टिव, ई फॉर आईपीस. टेलीस्कोप में दूर का देखना है तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए. अब टेलीस्कोप का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का बड़ा हो गया तो अपने आप आईपीस है वो छोटा हो गया. तो यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बड़ा है तो डेफिनेटली माइक्रोस्कोप का फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कैसा होगा, छोटा ही होगा. अगर ये दिमाग में फिट हो गया तो आपको फिगर बनाने में कहीं गलती नहीं होगी. दूसरा ये आपको एडवांटेज है कि आप टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की फिगर जो है उसको आप 10th स्टैंडर्ड में आई थिंक बना चुके हैं. बनाया था 10th में, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है 10th स्टैंडर्ड का, पर क्या आपने 10th में इसका फिगर बनाया है? एवरीवन प्लीज इफ इट्स पॉसिबल चेक दैट क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की जो फिगर है वो 10th स्टैंडर्ड के जैसी है कि उसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, वो प्लीज चेक करके मुझे बताएंगे आप, तो मुझे अपनी बात रखने में ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा. ओके, जस्ट गिव यू 2 to 3 मिनट्स ताकि आपको फोन से ही चेक करना सेम ही है सर. सेम ही है सर. कंपाउंड माइक्रोस्कोप. हाँ सर, याद है. हाँ सर, सेम सर. चलो, याद है तो बहुत अच्छी बात है. अच्छा, दूसरा आपके लिए एक और अच्छी बात मैं बता दूं कि अगर आपको अगर याद है, अगर आपने उसको 10th स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस किया हुआ है तो उसको 12th स्टैंडर्ड के लिए भी प्लीज 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 उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा. रीजन इज दैट जस्ट ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप, 3 मार्क का क्वेश्चन. ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, 3 मार्क का क्वेश्चन. मतलब दोनों की दोनों फिगर ही सिर्फ ड्रॉ करने का 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, तो लेबल डायग्राम उसका एक्सप्लेनेशन हो तो अच्छी बात है, तो डायग्राम का थोड़ा मार्क कंपैरेटिवली कम हो जाता है. पर अगर 4 मार्क में पूछना हो तो 2 से 2.5 मार्क है वो डायग्राम के ही होते हैं और बाकी 1.5 मार्क का उसका एक्सप्लेनेशन होता है. ओके,
तो आप प्लीज उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करिएगा। सृष्टि पाल, आप अपना कैमरा जो है वो ठीक करिएगा, और जिन जिन लोगों के प्लीज नेटवर्क के इश्यू है या तो रिज्वाइन करिए या तो प्लीज आप यूट्यूब पे ही वीडियो देखिए, इट इज माय एडवाइस। ओके, तो नेटवर्क स्लो है तो भी कोई मुझे इश्यू नहीं है, आप प्लीज या तो रिज्वाइन करिए या तो आप सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट, अभी तक का जितना डिस्कशन है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट कीप होल द क्वेश्चन और द होल आंसर इन द माइंड। सबसे पहला सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सिंपल मैग्नीफाइंग लेंस। जैसे हमने कहा कि जब हम उसको देखते हैं तो उसका इमेज हमें बड़ा दिखता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी एक आई थिंक आदित्य ने कहा था कि इफ यू जस्ट टेक द ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, तो इसका इमेज इरेक्ट, वर्चुअल एज वेल एज बड़ा दिखता है। आफ्टर सम सर्टेन डिस्टेंस वो ब्लर, इमेज उसका इन्वर्टेड हो जाता है। तो सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि हमें सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए या तो मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए जस्ट कन्वेक्स लेंस ऑफ ए शॉर्ट फोकल लेंथ हेल्ड क्लोज टू द आईज, मतलब हमें उसके आंख से नजदीक रखना है। मतलब पर्पस हम ये रखना चाहते हैं कि हमें वहां पे ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी मिले। ओके, अब इस फर्स्ट लेंस के लिए इस प्रिंसिपल को समझिएगा अच्छी तरह से, तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। हाँ, उसमें थोड़ा डेरिवेशन होगा, पर थोड़ी पेशेंस रखेंगे और समझने का ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली फिगर से ही काफी कुछ समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, अब फिगर मैं भी यहाँ पे बनाऊंगा और आपको मैं हल्का हल्का आइडिया दे दूंगा कि क्या क्या करना है, बाकी फिगर की प्रैक्टिस आपको खुद को करनी रहती है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस आप लेते हो, ये यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस होता है। हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो रखना है क्लोज टू आइज, बट ध्यान ये रखना है कि फोकल लेंथ और ओ के बीच में हो। अब यहाँ पे उसने बताया कि अगर एक रे सेंटर से हम पास करते, तो हमें पता है ऑप्टिकल सेंटर या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करे तो वो रे जो है वो सीधा सीधा ही चला जाता है, यानी रिफ्रैक्शन होके, मतलब हम यहाँ से देख रहे थे, आया और गया सेम डायरेक्शन में। इफ वन रे इज पास थ्रू फोकस, ओके, या तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट विल पास थ्रू फोकस। ऐसे दो पॉइंट्स थे हमारे पास। अब यहाँ पे ये जो रे था, उसी रे को देखेंगे यहाँ पे, ये जो रे था ए बी वाला, तो यहाँ से इस रे को अगर ये सीधा 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 बाहर जाता, मतलब ये वाली डॉटेड लाइन को मैं इमेजिन करता, तो मुझे यहाँ पे ए डैश मिलता, और इस लाइन को भी मैं एक्सटेंड करता आगे तो वही दो पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे मुझे ए डैश का इमेज है वो मिलता है। अच्छा, ए डबल डैश और मतलब ए डबल डैश बी डैश और ये जो ए बी है वो सेम हाइट वाला है, तो ये डॉटेड लाइन की वैसे खास ज़रूरत यहाँ पे नहीं समझनी है, ताकि हमें समझना है ए बी और ए डबल डैश या तो ए डैश बी डैश, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं थोड़ा क्लियर करवा दूँ, वो है एंगल का किस्सा। देखिएगा यहाँ पे आर एंगल जो है वो आपको दिया हुआ है, दैट्स सॉरी बीटा एंगल है वो हमें दिया हुआ है। वैसे यहाँ पे अल्फा बीटा दोनों एंगल देने का ट्राई किया हुआ है। अल्फा एंगल कहाँ पे बनता है और बीटा एंगल कहाँ पे बनता है उसको मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा क्लियर करवा दूँ, ध्यान से देखिएगा तो ही ये पता चलेगा। आई जस्ट ट्राई टू मेक इट फिगर मोर बिगर। ओके, आई होप यू गेट द मोर क्लैरिटी ऑन दिस। ओके, सबसे पहले यहाँ पे जो सेंटर से लेकर ए डबल डैश का ये जो डॉटेड लाइन है ना, वहाँ पे ये एंगल बनाया हुआ है, दिस एंगल इज अल्फा एंगल। ओके, और ये जो लाइन है ए डैश वाला जो ट्राइंगल बनेगा बड़ा सा, ओके, उसने वहाँ पे बीटा एंगल बनाया है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। तो अल्फा एंगल छोटे वाले के साथ, ए डैश सॉरी ए डबल डैश के साथ, बीटा एंगल बड़े वाले के साथ। अब हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था हाई बाय हो, बोले तो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो v by u, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस,
तो दोनों ही किस्सों में देखा जाए तो यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, मतलब हाइट या डिस्टेंस की बात करें तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे सोचना है। तो उसके फॉर्मूला को समझिएगा, एकदम सिंपल सी बात कह रहा है वो। उससे पहले फिगर की दो और छोटी छोटी पॉइंट्स में बता दूं। x इज अ डिस्टेंस जहां पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, पर ध्यान क्या रखना है, ऑब्जेक्ट दैट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन f एंड o। दूसरा पॉइंट, हमें इमेज कहाँ मिलेगा, कैपिटल D पे मिलेगा। जैसे कि मान लो जिन लोगों को चश्मे है और जिन लोगों को चश्मे नहीं है, उन दोनों को एक जगह पे एक साथ एक जगह पे बिठा और मैंने कहा सामने का दूर का पढ़िए आप। तो जिसको चश्मे है वो जितने डिस्टेंस पे पढ़ पाता है, जिसको चश्मे नहीं है उसके भी साथ हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हाइट पे भी वो उसको क्लियरली पढ़ पाए। सृष्टिपाल, आप अपना कैमरा ठीक करिएगा, दिस इज द सेकंड टाइम वार्निंग, ओके, ताकि मैं आपको देख पाऊँ ना कि सीलिंग को, ओके। और कैमरा है वो सामने रखिए तो मुझे एटलीस्ट स्टूडेंट एक्टिविटी का पता चले, ओके। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम वहाँ पे जो ये लेंस की बात है या तो जो एंगल की बात है, अल्टीमेटली दिमाग में होना चाहिए इमेज टू ऑब्जेक्ट का रेशियो। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे हमें उसको लेना कुछ इस तरह से है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज at a least distance of a distinct vision and angle subtended by the object। अगर आपने देखा हो ना, सी अगर एक छोटा सा हल्का सा भी आप आइडिया लगाए ना, ऊपर एंगल नीचे एंगल सबटेंड बाय एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब ऊपर और नीचे वाले में अगर वो हम सिंपल सी बात देखें तो कौन से वर्ड डिफर किए, न्यूमरेटर में कौन सा वर्ड डिफर कर रहा था डिनोमिनेटर के साथ, इमेज एंड ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली, ओके। यहाँ पे ये जो किस्सा था वो किसको लेकर था, एंगल को लेकर था। हमारा मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला ये था, यहाँ पे कौन मेजर था, तो कि यहाँ पे हाइट मेजर था, यहाँ पे कौन मेजर था, तो कि यहाँ पे डिस्टेंस मेजर था, डिस्टेंस का फोकस था। तो यहाँ पे क्या मेजर हुआ, तो क्या एक सेंस में मैं ऐसा कह सकता हूँ थीटा आई बाय थीटा ओ, ओके, थीटा आई। तो थीटा आई ऐसा बोलने के लिए, पर ऐसा थीटा आई का मतलब लेना है एंगल सबटेंड बाय इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए डिस्टिंक्ट विजन, एंड थीटा ओ यानी एंगल सबटेंड बाय द ऑब्जेक्ट एट लीस्ट एट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इसका मतलब क्या है, तो अभी मुझे एग्जांपल दे रहा था ना कि दो लोग बैठे हैं, एक को चश्मे नहीं है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल आप मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे सामने यहाँ पे नोटिस बोर्ड है, ओके। तो नोटिस बोर्ड यहाँ रखकर तो मेरा हाथ वहाँ पे टच कर रहा है, मतलब एटलीस्ट एट 1 फीट और मोर देन 1 फीट डिस्टेंस है जहाँ से मैं चीज़ों को पढ़ सकता हूँ। दरवाजे के पास से उसको पढ़ने का ट्राई करो और बाद में सोचो यार मेरी आंखें बहुत वीक है, मुझे दूर का नहीं दिख रहा है, नो, ओके। जैसे हम कोई भी बुक वगैरह पढ़ते हैं तो जनरली बुक हम कितने डिस्टेंस पे रखना प्रेफर करते हैं, 25 सेंटीमीटर। That 25 सेंटीमीटर कॉल्ड डिस्टिंक्ट विजन, ओके। घर पे भी शायद आपके पेरेंट्स ने हमने कहा होगा कि बुक को एटलीस्ट 1 फीट डिस्टेंस पे रखो, क्यों, तो कि इतना डिस्टेंस मोर देन इनफ है जहां से हम उसको नॉर्मली पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जब आप मैग्नीफाइंग लेंस से उसको देंगे, ये एक क्वेश्चन समझिएगा, दूसरा क्वेश्चन में मुझे समझाने में टाइम कम देना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग मोर एफर्ट्स। यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइंग लेंस से हम डिस्टेंस वो लेना चाहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए 25 सेंटीमीटर, दैट इज ए डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन का मतलब आप वो डिस्टेंस पे रखो जिससे नॉर्मल आई उसको देख सके। फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरे बाजू में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसके चश्मे के नंबर नहीं है, अगर हम दोनों को सेम टास्क दिया जाए तो जो टास्क को बिना चश्मे के, मतलब पढ़ने का टास्क ऑफ कोर्स, वो बिना चश्मे के करता है, वही टास्क मुझे किसके साथ परफॉर्म करना है, चश्मे के साथ करना है। कोई ऐसा भी आपने सुना होगा कि काफी लोग ऐसा कहते हैं कि हमने चश्मे के नंबर निकलवाए नहीं है, पर अगर निकलवाएंगे तो आधा नंबर तो हर एक को होता है, ऐसा शायद आपने सुना होगा, ओके।
तो ओके दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल नंबर। प्लस आप लोगों ने ये भी सुना होगा, आई थिंक मैंने कहा भी था कि कोई ऐसा कहता है कि हम 11th-12th में आए, साइंस लिया तो पढ़ना बहुत पड़ता है इसलिए चश्मे के नंबर आ गए, तो दैट इज ए 100% रॉन्ग। ओके आप, हाँ वैसे हम, आप हो चाहे हम हो, ओके तो हमें वो मजा आता है, जैसे हमने साइंस लिया ना तो ऐसा लगना चाहिए सामने वाले को, ओह माय गॉड चश्मे आ गए, क्या बात है यार बहुत पढ़ रहा है। ओके ऐसा कोई कहे तो हम ऐसे हमें वो नोटिस कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ यार पढ़ते तो बहुत है। अब उसको कौन समझाए कि पूरा दिन वो मोबाइल पे ही होते हैं, वीडियो देखते रहते हैं। ओके तो उस वजह से भी नंबर्स जो है वो आ सकते हैं, बट पढ़ने से कभी चश्मे के नंबर नहीं आते हैं, ताकि पढ़ना हमें नॉर्मल डिस्टेंस से है और नॉर्मल डिस्टेंस से पढ़ने से कभी चश्मे नहीं आते। अब वो तो जनरेशन रही नहीं, बाकी मैंने ऐसी भी जनरेशन देखी हुई है जहाँ पे एट द एज ऑफ 78 years दे कैन रीड, दे कैन वॉक विदाउट स्पेक्स, मतलब उसको चश्मे ही नहीं होते हैं 78 years हो तो भी। ओके आज तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके बट देयर आर सो मेनी different reasons. Okay my son also had the specs. Okay I think at the age of 5 years. Okay तो ही इज नॉट वॉचिंग टीवी एंड मोबाइल, वो ऐसा कुछ नहीं देखता है, उसको अच्छा भी नहीं लगता है मोबाइल टीवी वगैरह वगैरह वगैरह, फिर भी उसको चश्मे थे। हैं क्यों ऐसे? मतलब हमारे परसेप्शन होता है कि छोटे बच्चे हो तो मोबाइल में ही होते इसलिए उसको चश्मे आते ही है, ऐसा नहीं है। चश्मे के पहनने के पीछे पर्पस क्या है? तो कि हम हर एक चीज को क्लियर देख सके और एक नॉर्मल डिस्टेंस पे देख सके। So this is the basic idea of magnifying lens. हमने जो चश्मे पहने हुए हैं वो, मतलब आपकी एज में जो आपने चश्मे पहने हुए हैं वो कौन से लेंस है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? क्या हुआ, आपने पहने पर पता नहीं ऐसा है? तो डिफेक्ट पे डिपेंड करेगा कौन सी डिफेक्ट है। यंग एज में जनरली कौन सी डिफेक्ट होती है? आई थिंक डिफेक्ट के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं बताना है, ताकि मायोपिया 10th में पढ़ा हुआ है और दोज वर इंटरेस्टेड वो अपनी बुक से भी रेफर कर लीजिएगा, ताकि डिफेक्ट में नहीं पढ़ाने वाला हूँ बिकॉज इट्स ए कॉमन और वो आई थिंक आपने पहले पढ़ा हुआ है, दैट्स वाई। फिर भी नहीं समझ में तो पूछिएगा। 2 टाइप के डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, दूर का दिखता है नजदीक का नहीं दिखता है, नजदीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, राइट। तो अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसा उसको समझे, कैसा समझे? तो कि भाई मुझे चश्मे है, बिलो 40 years जिन लोगों को चश्मे है, तो हम सबकी क्या बेसिक डिफेक्ट है? फार साइटेडनेस। मतलब हम लोगों को किस बात की दिक्कत आती है? जो लोग यहाँ पे बैठे हैं सब लोग चश्मे निकाल कर मुझे देखने का ट्राई करिए, तो जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने का ट्राई करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट द डिफरेंस। हाँ मोमेंटली अगर आप कंटिन्यूसली चश्मे पहनते तो मोमेंटली आपको थोड़ा सा हल्का सा वो ब्लर दिखेगा, बट थोड़ी देर में, मतलब 1-2-10-15 सेकंड्स में आपकी आंखें एडजस्ट हो जाएगी। तो क्या आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है या आपको दूर का कुछ लिखा हुआ है उसको देखने में दिक्कत आती है? ओके हर कोई अपना अपना एक्सपीरियंस कह सकता है। दूर का देखने में। ओके ध्रुव, आप चश्मे निकाल के पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते? इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ब्लर होता है थोड़ा। ओके थोड़ा ब्लर होता है। नंदिनी, आप पढ़ सकते हैं बिना चश्मे के कि चश्मा हो तो ही पढ़ सकते हैं? नहीं सर, पढ़ सकते हो। ओके फाइन। यात्री, आपको कैसा लगता है बिना चश्मे के? सर थोड़ा ब्लर दिखता है। थोड़ा ब्लर दिखता है, ओके। जितना ब्लर आपको स्क्रीन दिखता है, अब आजू बाजू में देखिए वो ज्यादा ब्लर है या वहां पे कुछ आप पढ़ सकते हैं कि कुछ नहीं पढ़ सकते, कि और ज्यादा ब्लर दिखता है? वो पढ़ सकती हूँ लेकिन उतना क्लियरली नहीं। ओके फाइन। तो उसका मतलब ये है कि जनरली हमारी एज में, मतलब यंग एज में जिन लोगों को डिफेक्ट है वहां पे हमें प्रॉब्लम आता है दूर की चीजों को देखने में। अगर आपको कोई बोले ना ड्राइविंग करना है, स्कूटर चलाना है बिना चश्मे के,
then we feel a little bit not comfortable. Why? तो कि यार यहाँ वैसे सामने से ट्रक आ रहा है तो दिखेगा भाई, बस है, वैसे हम तो जहाँ पे नॉर्मल चलाते हैं हमारे यहाँ पे ट्रक नहीं होते हैं, पर अगर सामने कोई कार है तो भी धाड़ ठोक देंगे, क्यों? तो कि चश्मा नहीं पहना था। तो इतने भी हम बुरे नहीं है कि सामने इतनी बड़ी कार हमें ना दिखे। ओके, बट वी आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, और हम ऐसा मानते हैं कि हाँ हाँ वो चला लेंगे, एंड वी फील दैट कि नहीं वो पढ़ते वक्त वो लेटर्स नहीं दिखते हैं। पर यहाँ पे चीज को समझना है ताकि हमारा मेन फोकस उसी के ऊपर है कि इमेज टू द ऑब्जेक्ट उसका रेशियो, हाइट से लो तो सिंपल मैग्निफिकेशन, डिस्टेंस से लो तो भी चलेगा। यहाँ एंगल से लिया हुआ है इसलिए इसको कहा जाता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। आई रिपीट, लीनियर जिसमें डिस्टेंस आता था, यहाँ पे एंगल आता है इसलिए इसको कहा जाता है एंगुलर मैग्निफिकेशन। पर सभी में ध्यान सिर्फ एक ही बात का रखना है कि न्यूमरेटर की जो वैल्यू है, न्यूमरेटर में आपको कौन सा लेना है डेटा, हाइट का, सॉरी इमेज का या ऑब्जेक्ट का? इमेज का, चाहे हाइट हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे एंगल हो। ओके, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको लेना है ऑब्जेक्ट का, और वो भी हाइट हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे एंगल हो। तो बस इतना अगर दिमाग में सेट है तो आपका काम क्लियर है। यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर बना दिया है बीटा बाय अल्फा, और बीटा और अल्फा एक्चुअल में क्या एंगल्स थे? तो कि बीटा एंगल जो है वो बनाया होगा इमेज के साथ। ओके, ऊपर वाले फिगर को मैं यहाँ से आपके लिए फिर से बता दूँ तो देखिए, ये बीटा को ऑब्जर्व करिए, यहाँ से ये जा रहा था ए डैश जिसने बीटा बनाया, और अल्फा एंगल जो है वो यहाँ पे ए डबल डैश और बी डैश। तो एक्चुअल में ए डबल डैश एक्चुअल में कुछ नहीं था, पर वो ए डबल डैश ए के पैरेलल है, देखो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई है। तो ए डबल डैश यहाँ से वो एंगल को जस्टिफाई कर सके इसलिए वहाँ पे हमने एंगल बनाया था। ओके, तो इस ओ के साथ मुझे ए बी का एंगल लेना था इसलिए वहाँ पे अल्फा एंगल बनाया। सो बीटा बाय अल्फा या तो tan बीटा बाय tan अल्फा, tan हमने इसलिए यूज किया गया ताकि हमारे पास ऑपोजिट और एडजेसेंट क्लियरली हमें फिगर के थ्रू दिख रहा है। अब ऑपोजिट एडजेसेंट दिखेंगे, ए बी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला d बाय x मिलेगा। अब फिर से देखो d क्या था, व्हाट इज दैट कैपिटल D? डिस्टेंस ऑफ इमेज। x क्या था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो क्या ये फॉर्मूला आपको v बाय u जैसा लग रहा है? आई होप यू आर एग्री विद दैट। कि देखा जाए तो एक्चुअल में v और u मैं कहता तो फिगर के हिसाब से v यानी इमेज डिस्टेंस कैपिटल D है, x वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो वो भी सही सही बना। अब उसको लेकर यहाँ पे एक हल्का सा चेंज वो करेंगे कि हम फॉर्मूला वही पर d और x के टर्म में हम निकालेंगे। Let f be the focal length of the lens and the image is formed at least a distance of a distinct vision. I repeat, distinct vision मतलब कितना जनरली लेना है distinct vision? 25 सेंटीमीटर। ओके, अगर मान लो कोई ऐसा कहता है, मुझे दूर का नहीं दिखता फॉर एग्जाम्पल, तो कोई ऐसा नहीं कहता है कि देख दूर आकाश में चांद दिख रहा है, तो क्या हाँ दिख रहा है, तो झूठ बोल रहा है, चांद तो दिख रहा है, अब कितना दूर का देखना है तुझे? तो हम ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि चांद तो हर किसी को दिखता है। ओके, तो उतना दूर अगर हम देख सकते हैं तो कुछ भी देख सकते हैं, तो कि नो दैट इज नॉट फैक्ट, ताकि चांद में हमें सिर्फ उसको देखना है, हमें कुछ पढ़ना या कुछ ऑब्जर्व करना नहीं है। ओके, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, टुडे इज 21 दिसंबर, तो आज सैटर्न और जुपिटर है वो दिखने वाला है। सो आई सजेस्ट टू एवरीवन, ओके देखिएगा, दैट विल बी अ वेरी गुड फिनोमेना, मजा आएगा। चलो, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर द एस्ट्रोनॉमी, तो अगर कोई क्लब या ऐसा कुछ या तो कोई एक्टिविटी ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। वन ऑफ माय फ्रेंड, ओके, इज अ वेरी सीनियर फ्रेंड, ही इज कंडक्टिंग एस्ट्रोनॉमी क्लब। ओके, तो वो बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज करते हैं। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर द एस्ट्रोफिजिक्स, ओके, तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको उसका रेफरेंस है वो दे दूंगा, और उसका यूट्यूब चैनल भी है, तो उसके थ्रू भी आप उससे जुड़ सकते हैं। ही इज फ्रॉम द अहमदाबाद ओनली, सो दैट्स बेटर फॉर यू। तो यहाँ पे 1/v 1/u हमारे पास फॉर्मूला है, u का v का वैल्यू डाल दिया, बेसिक आइडिया लगाना है। तो यहाँ से हमें मैग्निफिकेशन d बाय x है ना, उसका फॉर्मूला मिल जाए 1 + d बाय x।
आई होप यू नेवर फाइंड एनी डिफिकल्टी इन दिस केस। यहाँ पे डी बाई एक्स भी मैग्निफिकेशन था, तो डी बाई एक्स को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाना था, दैट्स इट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो हमारे पास डी बाई एक्स था उसको यहाँ पे एक अलग फॉर्मेट दिया, magnification is equals to 1 plus d by f. This is magnification formula in terms of distance and focal length. I hope you understand my point. Purpose क्या था ये फॉर्मूला डिराइव करने का, कि हमें एक अलग फॉर्मेट जो है वो मिले। क्रिश समझ में आ रहा है पक्का कि नींद आ रही है? क्रिश आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है? यस। थोड़ा थोड़ा कि ज्यादा ज्यादा? ज्यादा सर। ओके, ऐसा बोलना है। ओके, तो जब भी मैं ऐसा पूछता हूँ तो प्लीज डोंट फील हेजिटेट, थोड़ा आता है तो थोड़ा कहिए, ज्यादा आता है तो ज्यादा कहिए। ओके, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि कितने एफर्ट्स मुझे डालने हैं। ओके, जब कभी भी ऐसा फील होता हो तो आई सजेस्ट कि आप थोड़ा सा अपने आप को हल्का फुल्का है वो हिलाते डुलाते रहिए, तो अगर नींद आ रही है तो थोड़ी सी भाग सकती है। ओके, आप मत भाग जाइएगा, ओके, नींद को भगाइएगा। अब यहाँ पे आता है वर्किंग प्रिंसिपल। सो व्हाट इज द बेसिक कॉल्ड एज अ वर्किंग प्रिंसिपल? तो हमने ऐसा समझने का ट्राई किया कि ये लेंस का पर्पस क्या है। तो क्या हम अगर कोई चीज़ को नॉर्मली देखते हैं, अगर हम उतने ही डिस्टेंस में अगर एक लेंस लगा दे तो जो चीज़ हम जैसे देखते हैं उससे वो थोड़ा बड़ा दिख जाएगा। जैसे अभी शिखर ने कहा कि वो एक गोल्ड रिंग था, उसके ऊपर मुझे कुछ मार्क पड़ना था। तो मान लो ये गोल्ड रिंग मेरे हाथ में, मैं ऐसे ही जस्ट देखूं कि चलो ये मेरे हाथ में गोल्ड रिंग है। ओके, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मुझे वहां पे कुछ दिख रहा है पर मुझे क्लियर देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, तो कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है ये मेरा डिस्टेंस है वहीं पे रखूंगा। बट व्हाट आई डू, मैं लेंस लूंगा और लेंस को उसी वहां जहाँ रखा है वहीं पे वो रखूंगा, और मैं यहाँ से ऐसे देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वहां पे क्या लिखा है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। ओके, वहां पे कुछ नया नहीं करना था, मैं जहां से देख रहा था वो ही मैंने वैसे चीज रखा, पर मैं लेंस लेकर आया और मैंने ऐसे बीच में रखा तो मुझे वो मैग्नीफाइंग होता हुआ दिखेगा। ओके, दैट इज आई थिंक योर एक्सपीरियंस, आपने भी ऐसा ही कुछ ना कुछ देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताया कि when the final image is a form that infinite, when we see an image at the near point, it causes us some strain in the eye. Often the object is placed at the focus of the convex lens so that the parallel rays enter the eye as shown in this figure. मतलब of course जब हम दूर की चीजें देखते हैं तो थोड़ा सा आंखों पे स्ट्रेन आता है, जो अभी आपने कहा ना सर थोड़ा ब्लर दिख रहा है। ओके, पर जैसे कि मैंने जो लोग कंटिन्यूसली चश्मे पहनते तो आप लोगों ने मुझे ऐसे ही देखा हुआ है, अगर मान लो मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो यू फील समथिंग ऑकवर्ड कि यार ये कौन से भाई साहब पढ़ा रहा है। ओके, तो एक तो आप थोड़े से मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्यों? तो कि यार ये कुछ अलग अलग दिख रहा है। और जनरली जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो पढ़ाते पढ़ाते इट्स ए नॉर्मल। ओके, वैसे जो चश्मे पहनते हैं तो उसको ऐसा ऐसा करने की आदत होती है। तो समटाइम्स इट हैपेंड विद फैमिली मेम्बर्स कि मैं आंखों क्या मोटी अरे वो मैं कर नहीं रहा हूँ, इट इज़ जस्ट नॉर्मल थिंग। ओके, तो हम ऐसा ऐसा करते रहते हैं। तो अगर चश्मे पहना हुआ है तो ये आपको पता नहीं चलेगा, पर अब चश्मे मतलब क्या कर रहे हो यार। ओके, तो इट हैपेंड, तो आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे कि यार ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो वो अनकॉन्शियसली होता है। जब आंखों पे स्ट्रेन आता है तो वो अपने आप थोड़ा सा ऐसे आंखें करेंगे तो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है मसल्स। तो वही चीज़ समझाने का ट्राई किया कि आप ऑब्जेक्ट को नॉर्मल डिस्टेंस पे रखो और बीच में अगर आप लेंस रख दो ना तो आपको इमेज एग्जैक्टली जहाँ पे आप देख रहे हो वहीं पे दिखेगा, पर वो थोड़ा सा बड़ा होके दिखेगा। दैट इज द मेन पर्पस। अब वही चीज़ यहाँ पे फिर से नीचे रिपीट किया हुआ है, बीटा बाय अल्फा, एच बाय एफ। एच बाय एफ इज अगेन व्हाट? एच इज व्हाट? हाइट। एफ इज व्हाट? डिस्टेंस। ओके, तो टेन बीटा और टेन अल्फा ले लो तो दोनों में एच एच तो कॉमन रहेगा। तो पहले वाले में ऑब्जेक्ट को हमने रखा था फोकल लेंथ पे और इमेज हमें मिल रहा था डी डिस्टेंस पे, तो हमारा फॉर्मूला फिर से बन जाएगा डी बाय एफ। ऊपर अगर आप देखो तो ऊपर का फॉर्मूला और नीचे वाला फॉर्मूला में क्या डिफरेंस आया? 1 प्लस डी बाय एफ। नीचे वाले में क्या आया? जस्ट डी बाय एफ। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 1 का। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाए, अच्छा आपको मैं थोड़ा अजीब दिख रहा हूँ तो चश्मे पहन लेता हूँ।
ओके हाँ अब आ गए। तो द पॉइंट इज दैट कि वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे देखते हैं तो वहाँ पे 1 को हम इग्नोर करते हैं और अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस d/f जैसा होता है। ओके सो दैट क्वेश्चन इज वेरी बिगर वन, पर हमें उसको ध्यान से समझना था ताकि यहाँ पे जितना आपने फोकस किया होगा ना उतना मेरा काम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को हमने फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव के बीच में रखा था तो इमेज मुझे वर्चुअल और इरेक्ट मिल रहा था। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो फिगर है उसके ऊपर हमें परफेक्ट फोकस करना है। ओके तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें क्या समझाता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा है किसी ने? बायोलॉजी, हेलो बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स। ओके देखा है आप लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा है? यस सर। कैसा होता है वो? अब ये मत कहना कि जैसा होता है वैसा होता है, मतलब वहाँ पे आप कैसे कहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट लेते हो, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, कैसे ऑब्जर्व करते हो। ओके बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के अलावा किसी ने देखा हुआ है कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है? यस सर। यस ओके अब देखो यहाँ पे इफ इट्स पॉसिबल तो मैं आपको दिखा देता हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसा होता है। ठीक है, वैसे जनरली जो साइंस लैब हो, चाहे बायोलॉजी का लैब हो या तो कोई भी सिंपल सा लैब हो, आपकी स्कूल का 9-10 का भी लैब हो ना, तो वहाँ पे भी वो हमें देखने को मिल सकता है। ओके तो मैं यहाँ पे आपको फिगर जो है वो बता देता हूँ, किधर गया, ये रहा। ओके दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके ये थोड़े एडवांस्ड है, ये हमारे स्कूल वाला होता है। ओके स्कूल में हमें ऐसे वो बेसिक टाइप के माइक्रोस्कोप देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अ बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नीचे यहाँ पे एक मिरर होता है, लिखा हुआ है मिरर, यहाँ से सनलाइट आता है इसके ऊपर और यहाँ पे एक स्लाइड है वो रखा जाता है। ये यहाँ पे मूवेबल है, यहाँ से आप उसको हाथ से पकड़कर आप उसको अप डाउन हो कर सकते हैं। ये 2 स्क्रू है जिससे ये जो ट्यूब है ना उसको आप ऊपर नीचे है वो कर सकते हैं। तो ये भी एक सेम ही सिंपल माइक्रोस्कोप है, जस्ट इसका कंपनी जो है वो अलग है। और यहाँ पे ये एडजस्टेबल लेंस विच इज नियर टू द ऑब्जेक्ट, इट्स कॉल्ड एज ऑब्जेक्टिव, और हम यहाँ से देखते हैं इसलिए इसको कहा जाता है आईपीएस। ओके सो दस जस्ट इज अ बेसिक आइडिया ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब उसकी थ्योरी में मैं आपकी थोड़ा मिनट लूंगा। ओके यहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, उसके फोकस हम करेंगे पहले उसके फिगर के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज्ड टू सी मैग्नीफाइंग इमेजेस of a tiny objects that can produce a magnification of order of 1000, मतलब जो भी है उसको 1000 टाइम्स बड़ा करके वो दिखाता है। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग है, वैसे मैंने आपको याद दिलवा दिया है कि कैसे याद रखना है। ओके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है शॉर्ट फोकल लेंथ होता है और आईपीएस का फोकल लेंथ बड़ा होता है, तो एफ दैट इज ग्रेटर देन एफओ। ओके पर आप याद रखिए टेलीस्कोप के कॉन्टेक्स्ट में तो आई थिंक आपको जल्दी जल्दी वो याद रह जाएगा। अब देखिए जैसे आपने कहा है कि हाँ फिगर सेम है बरोबर, तो फिर भी मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको कौन से स्टेप से फिगर है वो स्टार्ट करनी चाहिए और उसका वर्किंग भी कैसे समझना चाहिए। ओके तो ये फिगर को आप होमवर्क में 4 से 5 बार ड्रॉ करेंगे, आज करेंगे तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। सो आई इंसिस्ट टू एवरीवन कि उसको आज क्या ड्रॉ करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो आपकी नोटबुक के अंदर 3 लाइन आपको वहाँ पे लाइंस दी गई है, तो इसको आप 3 लाइन जैसे आए उसके अंदर कवर करने का ट्राई करिएगा, 3 से 4 लाइन। ओके ये यहाँ पे 5 to 7 लाइंस के बीच में आए वैसा ट्राई करिएगा। आपके पास स्केल है तो ध्यान ये रखना है कि ये फिगर जो है वो थोड़ा सा प्रॉपर बने। ओके यहाँ से सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले ये जो लाइन है ना ऑब्जेक्टिव से पास होने वाली लाइन, यहाँ से स्केल से लेकर आप ये वाली लाइन, अब जिस किसी को कंफ्यूजन होता है कि ये कहाँ से कौन सा टच कर रहा है तो मैं आपको बता दूं, जो लाइन फोकस से पास होगा ना वो लाइन नीचे आ रहा है और जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है वो लाइन ऊपर जा रहा है। मतलब आपको क्या करना है तो कि ये लाइन यहाँ से नहीं ड्रॉ करना है, आई रिपीट
ये लाइन आपको कहाँ से ड्रॉ करना है, तो कि ये लाइन, ये जो लेंस है ना, इस लेंस में स्केल रखते हुए ये लाइन इसमें से पास हो, स्केल रखेंगे ना तो परफेक्ट आप ड्रॉ कर पाएंगे। ये लाइन ऊपर आनी चाहिए, ये लाइन नीचे से फोकस से पास हो, वैसे यहाँ पे जानी चाहिए। सो आई रिपीट माई पॉइंट्स, पहले एक लेंस, उसके बाद दूसरा लेंस, उसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, इसको नहीं ड्रॉ करना है, ड्रॉ कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई इंसिस्ट कि पहले ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो लाइन ड्रॉ करिए, और लाइन यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करिएगा। वो लाइन ऊपर की साइड है ताकि आपका ये लेंस है ना वो फिक्स रहे। ये लाइन दो ड्रॉ कर दो, उसके बाद ये लाइन नहीं ड्रॉ करनी है। आई रिपीट, ओके, यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर दिया, ये दो लाइन हो जाए, उसके बाद ये वाली लाइन अपने आप आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद ये वाली लाइन मत बनाइएगा, ये वाली लाइन बनाने से पहले क्या करना है, तो कि यहाँ पे एक बड़ी सी ये इमेज यहाँ पे ले लेने हैं। अब इस इमेज को लेकर आपको क्या करना है, तो कि इसी लाइन को यहाँ पे और सेंटर से और ये लाइन को यहाँ और यहाँ जोड़ देना है। अब ये जो दो लाइन आपने जोड़ दी ना, तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो आपको इसका सीधा ऐसे लेना है, पर अगर आपने ये लाइन पहले बना दी ना, तो वो लाइन स्ट्रेट करते 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 पता नहीं आपको इमेज कितना बड़ा मिल जाएगा। सो बेस्ट पार्ट इज दैट आपने फिगर को प्रिपेयर किया हुआ है, फिर भी मैंने जो स्टेप्स बताए उस स्टेप्स को याद रखिएगा, और फिर भी भूल जाते हो तो वीडियो को रिवाइंड करके एक और बार देखिएगा, पर फिगर का प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। यहाँ पे UO उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव, VO उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने फोकल लेंथ से पीछे, ऑफ कोर्स फोकल लेंथ से पीछे यानी फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो तो हमें उसका इमेज कैसा मिलता है, तो कि इन्वर्टेड मिलता है, जैसा है उससे थोड़ा बड़ा मिलता है, ओके। और ये अगर बिटवीन C एंड F है तो बताइए, बिटवीन C एंड F हो तो इमेज कहाँ पे मिलता है? बियॉन्ड C। बियॉन्ड C, ओके। और कैसा? इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। इन्वर्टेड, ओके। तो बियॉन्ड C जो है वो हमें देखना चाहिए, बट बी केयरफुल। बियॉन्ड C किसका बियॉन्ड C? तो कि ऑब्जेक्टिव का बियॉन्ड C। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ इधर, उसका डबल यहाँ कहीं पे होगा, तो यहाँ पे मिलेगा। पहला पॉइंट याद रखना है। अब इंट्रोड्यूस होता है फोकल लेंथ ऑफ आईपीएस। अब मजेदार बात क्या है, ऑब्जेक्टिव का बियॉन्ड C पे जहां इमेज मिलता है उसको ऐसे सेट करना है जिससे ये आईपीएस के फोकल लेंथ के अंदर आए। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव से मिलने वाला इमेज बियॉन्ड C है, पर ये डिस्टेंस ऐसा होना चाहिए जिससे ये डिस्टेंस आईपीएस के फोकल लेंथ के अंदर आए, या तो जस्ट अंदर आए या तो थोड़ा और ज्यादा अंदर आए। इन शॉर्ट, ये इसका इमेज आईपीएस के लिए क्या बनना चाहिए? वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, ओके। वैसे हमें रियल लाइफ में A' B' कहाँ है वो कभी पता चलता नहीं है। हम तो बस सिर्फ ये ऑब्जेक्ट रखते हैं और सिर्फ हम ये इमेज ही देख पाते हैं, हमें इसका पता चलता नहीं है। अब देखिए, इस लेंस के लिए ये बिटवीन F एंड P हो गया, तो क्या हाँ, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P होता है तो इसका इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होता है, तो क्या हाँ। अब देखिए, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन का एरो है, तो ये भी कैसा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन का एरो है। मतलब इस एरो के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये इरेक्ट है? तो क्या हाँ है। क्या इसके कॉन्टेक्स्ट में ये वर्चुअल है? तो क्या हाँ है। पर एक्चुअल ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। गलत, सोच कर बताइए। इन्वर्टेड तो दिख ही रहा है ना। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। एग्जैक्टली,
ताकि जनरली जो इमेजेस हमें मिल रही थी, ताकि हमने वो जो इमेजेस याद रखी ना, दैट इज ओनली फॉर वन लेंस। यहाँ पे कितने लेंस का यूज हुआ है? 2 लेंस का यूज हुआ है। क्लियर एवरीवन? तो जो फिगर से समझाया है, फिगर को आप 4 से 5 बार ड्रॉ करिएगा। इसका वर्किंग मैं बाद में समझाऊंगा, पर यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा मैंने आइडिया दिया ना, उससे वो पूरा का पूरा वर्किंग हो गया। मैग्नीफाइंग पावर में आपको ध्यान सिर्फ रखना है HI/HO जैसा, या तो इमेज टू ऑब्जेक्ट का एंगल, या उसी के जैसा कुछ कुछ। यहाँ पे आप देख सकते हो बीटा एंगल दिख रहा है हमें। ओके, तो यहाँ पे एक और अल्फा एंगल या ऐसा कुछ हम देख लेंगे। ये रहा आपका अल्फा एंगल। तो ये अल्फा ऑब्जेक्ट के लिए आ गया, बीटा इमेज के लिए आ गया। तो अगेन क्या आएगा? बीटा बाय अल्फा, tan बीटा बाय tan अल्फा। क्लियर एवरीवन? तो आपका जो होमवर्क है उसमें हमारा जो क्लास वर्क है वो आप 3 बार लिखेंगे, ताकि दोनों ही क्वेश्चंस बहुत 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 काम के हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको फिगर जो है वो ड्रॉ करनी है। ओके, एज वेल यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट का डाउट भी था, जस्ट 1 सेकेंड। डाउट इन द क्वेश्चन 2 पार्ट 2। सॉरी, आज के लिए मैं नहीं करवा सकता हूँ, पर मुझे आप नेक्स्ट टाइम फिर से उसको इंद्रजीत याद दिलवाएगा, मैं आपको फिर से वो करवा दूंगा, मतलब सबको करवा दूंगा, क्वेश्चन 2 इन पार्ट 2। ठीक है, तो अभी आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है एवरीवन?